हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो गए। अगर अंग्रेजी कानून इस देश पर नहीं लादे जाते और अंग्रेजी नीतियां इस देश में नहीं चलाई जाती तो अभी भी भारत अद्भुत होता, सारी दुनिया की महाशक्ति होता, परम वैभवशाली देश होता। लेकिन दुर्भाग्य के अंग्रेज आए और उन्होंने ये सब किया। अब हमें क्या करना चाहिए? भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता के नाते मुझे ये लगता है कि हमको जो भारत कभी अंग्रेजों के आने के पहले था, विश्व शिखर में सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ सर्वश्रेष्ठ देश, वैसा ही भारत फिर बनाना है। यही हमारे भारत स्वाभिमान के लिए सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम सब परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में सेना बनकर काम करें और सेना बनकर अपने सेनापति के आदेश पर वो सब कर डालें जो इस भारत के गौरव को फिर से वापस लाने में हमारी मदद कर सके। भारत देश के इतिहास में आजादी के पिछले 63 वर्षों में क्या क्या ऐसी बड़ी भूलें हुई हैं जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है, और आजादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूलें हुई हैं जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है। ये दो हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूंगा। आजादी के पिछले 63 वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हमसे हुई वो ये कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी जो आज सारी दुनिया के विशेषज्ञों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता। लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मंजूर करा लिया, या हमने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले 63 वर्षों में। 22 करोड़ भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे। 52,000 अंग्रेज 22 करोड़ पर 250 साल राज्य कर गए। वो एक ही कारण से कि हम बटे हुए थे, विभाजित थे, हमारा संगठन नहीं था, आपस में संवाद नहीं था, एकता नहीं थी, इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर गए। और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहां से भाग जाना ही पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में, और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साहब पेशवा की अगुवाई में। अब उस संगठन की तरफ से एक ऐलान किया गया, वो ये कि एक साथ पूरे भारत की 565 रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी, और वो बगावत का दिन तय किया गया, वो था 31 मई 1857। लेकिन वहां पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई, और वो भूल क्या हुई? हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी, तेजस्वी, उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे, उनका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बगावत शुरू कर दी। एक बार मौका आया, हम 1757 में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलत राव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में, अति उत्साह में हम नहीं कर पाए, और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूं कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है, तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था।
इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा, और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है, और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। जैसे हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता हैं, प्रखर दिशा निर्देशक हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो लीडर हैं। वैसे ही अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन के एक बहुत प्रखर प्रवक्ता पैदा हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने पूरे देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ दिया था। तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। भारत स्वाभिमान जो गठित हुआ है उसके कई संकल्प हैं, उनमें से सबसे बड़ा संकल्प है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, विश्व के सर्वोच्च पद पर स्थापित करना है और हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। तो दुनिया का सिरमौर अगर भारत बनेगा, विश्व में सर्वोच्च महाशक्ति भारत बनेगा, तो ये भी स्वदेशी के ताकत से बनेगा, स्वावलंबन की ताकत से बनेगा। इस दृष्टि से मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। भारत में स्वावलंबन के रास्ते बहुत हैं, बस इसमें ध्यान देने की बात है। चिकित्सा क्षेत्र में हम स्वावलंबी हो सकते हैं। परम पूजनीय स्वामी जी ने जब से ये योग प्राणायाम का अभियान शुरू किया है, सारे देश को और दुनिया के विशेषज्ञों को अब ये विश्वास हो गया है कि बिना गोली खाए, बिना इंजेक्शन लगाए जिंदगी की हर बीमारी ठीक की जा सकती है। कैंसर से लेके, डायबिटीज से लेके, अर्थराइटिस से लेके, ब्रोंकाइटिस से लेके, ब्रोंकियल निमोनिया से लेकर, ट्यूबरकुलोसिस से लेके, गंभीर से गंभीर बीमारी और हल्की से हल्की बीमारी सब मिलाकर अगर योग और प्राणायाम से ठीक हो सकती है, तो चिकित्सा स्वावलंबन का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। हर स्तर पर यह देश स्वावलंबी हो सकता है, क्योंकि भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने इस देश को इतना दिया है, दिल खोल कर दिया है, जी खोल कर दिया है। बस वो दिखाई देना चाहिए और उसका सही नियोजन करने की बुद्धि और क्षमता हमें आनी चाहिए और उसके हिसाब से तकनीकी और विज्ञान का विकास हमें करना है और वैसे संकल्पवान लोगों को खड़ा करना है जो इस काम को कर सकें। तो आप सभी वो संकल्पवान लोग हैं जो आने वाले समय में इस देश में खड़े होंगे और शायद भारत स्वाभिमान ही इस काम में अगुवाई करेगा, लीडरशिप लेगा और भारत देश को जो भी जरूरत की तकनीकी है, जो भी जरूरत के संसाधन है, उसको उपलब्ध कराने में, नीतियां बदलवाने में, कानून बदलवाने में और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी भूमिका सबसे अग्रणी होने वाली है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप जिस दिन महसूस करना शुरू कर लेंगे, उसी दिन ये हो जाना शुरू हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, गांव से बड़ा,
राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से सब लोगों में भारत स्वाभिमान की ज्योति जले, हर दिल में यह प्रकाश पैदा हो जाए और सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर, और हम इस काम में सफलता पाएं, ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार। बहुत धन्यवाद। खेती सबसे खराब काम क्यों हो गया हमारे देश में? उसका कारण यह है कि जो खेती सबसे अच्छा हुआ करता था आज से 40 साल पहले, वो अब सबसे खराब है, क्योंकि खेती में खर्चा तो बहुत बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी। जिस अनुपात में खर्चा बढ़ा उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे किसान जो खेती करते हैं इस देश में, उनका पिछले 20-25 वर्षों में कितना खर्चा बढ़ा है, आप अंदाजा लगाना चाहें तो कुछ आंकड़े बताता हूं। हमारे किसान खेती करते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं वो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, रासायनिक खाद खरीदने में। ये जो रासायनिक खादें हैं पिछले सालों में कितनी महंगी हुई हैं। 1990-91 में यूरिया का एक पैकेट लगभग 60 से 70 रुपए के बीच में आता था और एक पैकेट 50 किलो का होता था। अब 2009 में वो यूरिया का पैकेट खरीदे तो लगभग 270 रुपए का आता है। वो सरकारी आंकड़ा है, और अगर गैर सरकारी आंकड़े की बात करूं तो यूरिया का 50 किलो का बोरा 350-400 रुपए तक भी बिकता जाता है। और कई गुना महंगी खाद, रासायनिक, ये सब किसानों के खर्चे तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। कोई भी किसान भाई गोबर गोमूत्र की खेती अगर करेंगे अपने खेत में, तो 100 रुपए आप लागत में लगाएंगे तो 1000 रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। 10 रुपए लागत में आप लगाएंगे, 100 रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। 10,000 रुपए अगर आपने लागत के रूप में लगा दिए, 1 लाख रुपए का उत्पादन बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर मुनाफे का प्रतिशत निकालेंगे तो गोबर गोमूत्र की जो विषमुक्त खेती है, जहर मुक्त खेती है, इसमें 900% मुनाफा बहुत आराम से होता है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे धंधे में ईमानदारी से नहीं हो सकता। आप कोई भी व्यापार करें, किसी भी व्यापार में ईमानदारी से 900% मुनाफा आप नहीं कमा सकते, बेईमानी से तो हजारों प्रतिशत कमा सकते हैं। खेती और खेती मात्र एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें गोबर गोमूत्र का उपयोग करके, जानवरों के मूत्र का उपयोग करके, जानवरों के मल का उपयोग करके आप 900% मुनाफा कमा सकते हैं। और यह मुनाफा पूरे देश में टैक्स फ्री है, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो सरकार का झगड़ा और झंझट भी नहीं है। मैं तो आप सब लोगों को एक विनती ये करूंगा कि अगर आपके घर में थोड़ा भी पैसा है, अतिरिक्त रूप से थोड़ा भी पैसा अतिरिक्त रूप से है, भले आपने गहने खरीद के रखे हों, भले किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हों, भले आपने बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा हो, वो सब निकाल लीजिए। जितना जल्दी हो खेत खरीद लीजिए, 1 एकड़ ले लीजिए, 2 एकड़ ले लीजिए, 5 एकड़ ले लीजिए और गोबर गोमूत्र की खेती पर आ जाइए। भविष्य आपका ही है, क्योंकि आने वाले समय में हजारों आरोग्य केंद्र खुलेंगे, वहां गोबर गोमूत्र का गेहूं, चावल, चना, दाल, सब्जियां उपलब्ध होंगी। तो ये केंद्र तो खुल जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन पैदा करने वाले कहां से आएंगे? वो आप में से ही तैयार होंगे, तभी उनकी पूर्ति हो पाएगी। तो आप उत्पादन करना शुरू कर दीजिए। परम पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद से ये केंद्र जो चलेंगे वो बिक्री करना शुरू कर देंगे। उत्पादन आप करें, बिक्री पतंजलि योगपीठ या भारत स्वाभिमान की तरफ से हो, तो उत्पादक और विक्रेता दोनों एक दूसरे के बंधन में ऐसे बंधे कि दुनिया की कोई ताकत हमें ना तोड़ सके। और हम जो विश्व विजय के अभियान पर निकले हैं, अपने अभियान को पूरी तरह से सफल कर पाएं। भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, समृद्धशाली हो, स्वदेशी हो, स्वाभिमानी हो, किसी के सामने भीख फैलाने मांगने वाला देश ना हो, देने वाला देश बने, लेने वाला देश ना हो। ये सब किसानों की ताकत से और विषमुक्त खेती और समृद्ध किसानों की ताकत से हो सकता है। ये बोलकर मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है, अफसोस होता है
कि दुनिया में बहुत सारे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। दुनिया में कुल 200 देश हैं। इनमें से 71 देशों का इतिहास ऐसा है जो अलग अलग समय पर